नमस्कार साथियों, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो, जिसमें आपको बताने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन और साथ ही व्यापारिक जीवन कैसा रहा, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर हम सबसे पहले स्टार्ट जहां से करेंगे वो रहेगा आपका ये कि विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता किसे माना जाता है, तो माना जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को। विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। अब इसमें हम यदि इसके राजनीतिक वो सामाजिक जीवन पर यदि चर्चा करें तो सामाजिक जीवन में हम देखेंगे कि समाज मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का यदि हम समाज की बात करें और समाज में रहने वाले व्यक्तियों की वो सामाजिक एक चक्र की बात करें तो उसमें आप देखोगे कि समाज में जो या घर में चलने वाली या फिर घर में किसका चलन हुआ करता था, माता का हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? इसलिए हुआ करता था क्योंकि जितने भी हमें साक्ष्य मिले हैं, जितने भी हमें एविडेंस मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से, वहां से हमें पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं या स्त्रियों से संबंधित चीजें प्राप्त हुई हैं। इसलिए हम इस चीज से अनुमान लगा गए कि आखिरकार जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो कैसा हुआ करता था, मात्र सत्तात्मक हुआ चलता था। मतलब घर में किसकी चलती थी? माता की चलती थी। और माता की यहां तक चलती थी कि ऐसा भी कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं कि यहाँ की महिलाओं द्वारा बहु विवाह की भी क्या थी, प्रचलन में लाया गया था। मतलब 2 से अधिक विवाह भी यहाँ पर कर लिए जाते थे स्त्रियों द्वारा, महिलाओं द्वारा। आइए और आगे देखेंगे कि समाज कैसा था। तो समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, व्यापारिक वर्ग और मजदूर वर्ग। व्यापारिक वर्ग में आपके वो लोग आते थे जो दुर्ग में रहते थे या फिर उस समय के धनी लोग हुआ करते थे। वही हम बात करें मजदूर वर्ग जो आपका हुआ करता था वो दुर्ग रहते या दुर्ग से बाहर रहा करता था। इनमें आने वाले प्रत्येक जो आपके जातियां हुआ करती थी, लोग हुआ करते थे, समुदाय, वो इस प्रकार हैं जैसे कि आपके किसान, शिल्पकार, रथकार, बुनकर और बढ़ई। ये वो जातियां थी या समुदाय थे जो आपके मजदूर वर्ग में आया करते थे। अच्छा, इनके कार्य क्या हुआ करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाले मजदूर वर्ग का कार्य क्या क्या हुआ करता था? तो कार्यों में यदि हम चर्चा करें तो हम देखेंगे किसान का कार्य हुआ करता था कृषि करना। अब कृषि करना तो किस किस चीज की कृषि होती थी? खेती करते थे तो यह किस किस चीज की खेती किया करते थे? फसल को किस किस को उगाया करते थे? तो गेहूं, जौ, चावल और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हो जाया करती थी। इन सब में जो सबसे प्रमुखता थी वो थी कपास की खेती की। मतलब ये था कि विश्व में एक क्वेश्चन और बनता है, पहली बार अगर विश्व में कहीं किसी वासियों द्वारा या किसी व्यक्तियों द्वारा कपास की खेती की गई थी तो वो भी कौन हुआ करते थे? सिंधुवासी हुआ करते थे। सिंधुवासियों द्वारा ही पहली बार कपास की खेती को प्रारंभ किया गया था। आगे देखेंगे किसानों का और क्या काम हुआ करता था। तो पशुपालन और दुग्ध उत्पादन भी इनका प्रमुख कार्य हुआ करता था। दूसरी तरफ हम देखेंगे शिल्पकारों को, इनका क्या कार्य हुआ करता था? तो भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण का कार्य शिल्पकार द्वारा किया जाता था। रथकारों की बात करते हैं, रथकार का काम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में इनका कार्य हुआ करता था रथ का निर्माण करना, बैलगाड़ियों का निर्माण करना। एक चीज समझ लीजिए, रथ मतलब ऐसा रथ जो क्या था आपका, जिसे हम इक्का गाड़ी भी कहते थे, जिसमें एक घोड़े को लगाया जाता था और 2 पहिए से रथ गाड़ी या फिर व्यापार के लिए उस गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। उसे कहा जाता था इक्का गाड़ी, जो कि व्यापार के लिए प्रयोग होती थी। साथ ही बैलगाड़ी का प्रयोग आपका यातायात तक के लिए भी देखने को मिल जाता है, सामान ढोने और यातायात के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। बुनकर का काम क्या होता था? तो यह वस्त्र निर्माण करता था, कपास के सूती वस्त्र को बुना करता था। बढ़ई का काम था भवन निर्माण और हल निर्माण की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो खेती की जाती थी हल के माध्यम से होती थी और हल का निर्माण करने में बढ़ई का सबसे प्रमुख योगदान हुआ करता था। आइए अब देखते हैं सामाजिक जीवन में कि यहाँ का अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार किस तरीके से होता था। तो यहाँ पर हमें, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को उत्खनन में मिली कुछ वस्तुओं, कुछ साक्ष्यों के बेस पर यहाँ के अंतिम संस्कार की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर अंतिम संस्कार की 5 विधियां प्रचलित थी। 5 विधियां सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थानों से मिलती हैं। जैसे कि हम देखेंगे पहली विधि को, कलश समाधान को। किसको देखेंगे? कलश समाधान। कलश समाधान क्या हुआ करता था? कलश समाधान दरअसल एक ऐसी विधि थी जिसके अंतर्गत किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर को मिट्टी के घड़े के अंदर बंद कर दिया जाता था और घर के आंगन में ही गड्ढा करके गाड़ दिया जाता था। वो हुआ करता था कौन सा? आपका कलश समाधान। उसके बाद देखेंगे दफनाना
दफनाना जो कि एक मिट्टी में, सॉरी माफ कीजिए, जमीन में गड्ढा करके लाश को दफनाना, वही दफनाने वाली विधि यहाँ पर होती थी। तीसरा देखेंगे जलाना, जो कि आज भी प्रचलित है। दफनाना और जलाना तो आज भी हम देखते हैं, तो आपका जलाना और दफनाना। चौथा जो हुआ करता था, ये बहुत ही भयंकर हुआ करता था, लाश को खुले में छोड़ना। लाश को खुले में मतलब कि अगर किसी भी सिंधुवासी की किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे खुले मैदान में गिद्ध और अन्य मांसाहारी जानवरों को, जीवों को खाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। यह विधि बहुत खतरनाक होती थी। कौन सी थी वो? लाश को खुले में छोड़ना। और अंतिम जो होती थी वो होती थी आपकी जल विसर्जन। जल विसर्जन क्या था? जल विसर्जन दरअसल ऐसा था कि जिसमें नदियों में, तालाबों या जल में क्या होता था, मृत शरीर को बहा दिया जाता था। ये अपने 5 प्रकार से क्या हुआ करती थी यहाँ पर, तो अंतिम संस्कार किया जाता था। अब देखेंगे कि मनोरंजन कैसा होता था इनमें। मनोरंजन के लिए क्या क्या प्रयोग करते थे, तो मछली को पकड़ना, शिकार करना, चौपड़ खेलना, मल्ल युद्ध कराना और पशुओं को आपस में लड़ाना या पशु युद्ध कराना। ये प्रमुख रूप से यहाँ के क्या हुआ करते थे, तो यहाँ के मनोरंजन के साधन होते थे। इनमें सबसे प्रमुख सबसे प्रमुख जो आपका खेल हुआ करता था, मनोरंजन का साधन होता था, शिकार करना हुआ करता था, जो कि सिंधुवासियों का प्रमुख क्या हुआ करता था, मनोरंजन का साधन था। आइए अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन के एक अन्य पहलू को समझेंगे। अन्य पहलू मतलब कि वैवाहिक जीवन को, इसमें हमने लिखा नहीं है, पर वैवाहिक जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सिंधुवासियों का वैवाहिक जीवन भी आपस में बड़ा ही जटिल हुआ करता था। कैसा जटिल होता था? इनमें मामा, बुआ और जितने भी इनके सगे संबंधी, यानी चचेरा भाई हो गया, चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, इनमें आपस में विवाह हो जाया करता था। मतलब कि पहले शादी के लिए ऐसा नहीं था कि आपको अपनी ही जाति में शादी करना है या फिर अपने ही सगे संबंधियों या फिर अपने सगे संबंधियों को छोड़कर दूर शादी करनी है। इनमें बहुत ही ज़्यादा समानता पाई जाती थी, अगर अपनी इच्छा अनुसार, और कहीं कहीं प्रेम विवाह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन में। राजनीतिक जीवन में जैसे ही हम बात करेंगे तो राजनीतिक जीवन में हम देखेंगे कि यहाँ पर राजा जैसा कोई पद नहीं था। मतलब कि यहाँ पर राजा कोई था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि जितने भी हमने यहाँ के उत्खनन में साक्ष्यों को देखा, यहाँ पर मिलने वाली जितने भी एविडेंस रहे, उनमें तलवार, चाकू, छुरा, भाला ऐसे जैसे कोई भी आपको एविडेंस नहीं मिलते, कोई भी हथियार नहीं मिलता है, जिससे कि ये प्रमाणित होता है कि सिंधुवासी बड़े ही कैसे हुआ करते थे, शांत स्वभाव के और व्यापारिक लोग हुआ करते थे। तो राजा जैसा कोई पद नहीं था, लेकिन राजा के ही समान एक पद जरूर हुआ करता था, जिसका नाम था पुरोहित राजा। पुरोहित राजा कौन था भाई? तो पुरोहित राजा उस समय का वह व्यक्ति था जो उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराया करता था, और उसी धार्मिक पुरोहित राजा का अन्य समाजों पर भी क्या था, तो नियंत्रण हुआ करता था। वो था कौन सा? आपका पुरोहित राजा। यह सभ्यता का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराया करता था। इसी का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर क्या हुआ करता था? नियंत्रण हुआ करता था। ये था आपका कौन सा? तो पुरोहित राजा। पुरोहित राजा का एक प्रमुखता क्या थी? तो दरअसल इसकी जो हमें मूर्ति प्राप्त होती है, पुरोहित राजा की जो मूर्ति हमें प्राप्त होती है, यह मूर्ति पूर्णतः सैल खड़ी से बनी थी। सैल खड़ी धातु से बनती है, जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों को भी हमने देखा, कई सारी मोहरें सैल खड़ी से, ज्यादातर मोहरें सैल खड़ी से बनी मिली। तो उसी से क्या बनी थी? इस मूर्ति को बनाया गया था। इस मूर्ति की विशेषता ये थी कि इस मूर्ति में जिस राजा का, पुरोहित राजा का जिक्र किया है, उसे एक शॉल उड़ाया हुआ दिखाया गया है, जिसमें 3 पत्तियों वाले फूल या 3 पत्तियों का क्या था, उस पर चित्र बनाया गया था, जिसे त्रिपत्तीय या तिरपतीय चित्र कहा गया है, और वह इसके सॉल पर बना होता था। इससे क्वेश्चन भी बनता। और इसकी आंखों की यदि हम बात करें तो अर्ध खुली, मतलब कि ऐसी थी, आधी खुली हुई आंखें उसमें दिखाई गई हैं। आइए अब हम बात करेंगे इसके व्यापारिक जीवन में। सिंधुवासियों का व्यापारिक जीवन कैसा रहा? व्यापारिक जीवन में जब हम बात करेंगे तो सिंधुवासियों का व्यापारिक जीवन अन्य समकालीन सभ्यताओं के साथ होता था। मतलब कि व्यापार जो होता था अन्य समकालीन सभ्यताएं, अन्य समकालीन सभ्यताएं मतलब कि इसके समय पर चलने वाली और अन्य सभ्यताओं के साथ इनका व्यापार हुआ करता था। व्यापार में कौन कौन से लोग हुए थे, कौन कौन सी सभ्यता थी? सभ्यताओं में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये प्रमुख 4 सभ्यताएं हो जाती हैं जिनके साथ सिंधुवासियों का क्या चलता था? व्यापार चलता था। अब एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कभी कभी, बिल्कुल सबसे पहले बनने वाला क्वेश्चन हो जाता है कि लोथल जो शहर था, सिंधु सभ्यता का शहर लोथल, इस सभ्यता का सबसे प्रमुख व्यापारिक शहर था।
क्यों था भाई, इसके प्रमाण हमें कैसे मिले? तो हमने जब लोथल शहर का उत्खनन हुआ, लोथल शहर की खोज हुई, तो हमने इसके आसपास वाले एरिया में जब देखा तो हमें डॉकयार्ड देखने को मिलता है। डॉकयार्ड क्या है? तो समुद्र के किनारे या समुद्र के रास्ते से आने वाले जो जहाज होते हैं, तो किनारे पे रखने के लिए जहाजों का जो बेड़ा होता है उसी को डॉकयार्ड कहा जाता है। वो उसके साक्ष्य मिले। दूसरा क्या मिला? यहाँ से मिले घोड़े के पंजों के निशान मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्का गाड़ी या रथ गाड़ी जो चला करती थी, जो सामान को लाने और ले जाने का काम करती थी, तो इससे भी हमें प्रमाणित हो जाता है कि यह शहर जो था एक व्यापारिक शहर था। दूसरा, लोथल एकमात्र शहर अपवाद है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जिसमें देखा गया है कि जिसके जो दरवाजे थे, यानी कि सड़कों पर मुख्य जो दरवाजे हुआ करते थे घरों के, वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी सारे शहरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क से पीछे की ओर खुला करते थे। आगे अब बात करेंगे हम यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में। सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन कैसा रहा? तो मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं सिंधु वासी में या सिंधु घाटी सभ्यता में। मंदिर जैसा कोई भी साक्ष्य देखने को मिलता, लेकिन मिलता क्या है? तो यह प्रकृति और वृक्ष एवं लिंग पूजक हुआ करते थे। कैसे थे भाई? तो प्रकृति को पूजते थे। प्रकृति माने कि पहाड़ों को, जंगलों को, नदियों को, तालाबों को, इनको पूजा करते थे। तो क्या थे? पूजक। वृक्ष पूजक थे और लिंग पूजक हुआ करते थे। लेकिन हमें दो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ की मूर्ति और साथ में एक कुवड़ वाला बेड या फिर कुवड़ वाला सांड। यहाँ के लिए बहुत ही धार्मिक प्रतिष्ठिता, मान्यता प्राप्त हुए दो प्रमुख चीजें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं जो कि सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन को प्रदर्शित करती हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति और कुवड़ वाला बैल। पशुपतिनाथ की मूर्ति का जो आज हमने आकलन किया और इनका हमने जो आज की पहचान निकाली है वो निकली है किनसे? भगवान शिव जी से निकलती है। और कुवड़ वाला सांड उस समय का सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय जानवर हुआ करता था धार्मिक दृष्टि से। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के नगरीय नियोजन की, नगर नियोजन की। सिंधु वासियों का नगर नियोजन कैसा हुआ करता था? नगर नियोजन पर जब हम चर्चा करेंगे तो प्रत्येक शहर को हमने क्या किया था? दो भागों में बांटा था। अब प्रत्येक शहर कैसा था? दो भागों में बटा हुआ था। क्यों बटा हुआ था? अभी हम फिर से आएंगे दोबारा कहां पर? तो सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन में हमने दो क्या देखे थे? समाज को दो वर्गों में बांटा था। कौन सा? एक था व्यापारिक वर्ग, दूसरा था मजदूर वर्ग। अब यहां देखा हमने कि पूरा का पूरा जो आपका एक शहर था वो भी दो भागों में बटा था। एक का नाम था पूर्वी टीला, दूसरे का नाम था पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला दरअसल नीचे वाला हिस्सा होता था, पश्चिमी टीला ऊपरी वाला हिस्सा होता था। और पश्चिमी टीला दुर्ग युक्त होता था, मतलब कि किलेबंद था। और वहीं हम बात करें पूर्वी टीले के, इसमें कोई भी किलाबंद नहीं था, ना ही इसमें कोई दुर्ग होता था। तो यहां से स्वाभाविक है कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि दुर्ग में कौन रहेंगे? धनी लोग। धनी लोग माने व्यापारी लोग, जो क्या थे उस समय के धनी और व्यापारी थे, वो दुर्ग में रहते थे, मतलब कि उच्च वर्ग रहता था। वहीं दुर्ग रहते वाले क्षेत्र में कौन रहेंगे? मजदूर लोग, किसान वगैरह, शिल्पकार वगैरह, जो कि हम इनको यहाँ पर देख के आए, ये लोग रहेंगे। तो आपका दो प्रकार से क्या था? आपका शहर बटा हुआ रहता था। अब हम बात करेंगे कि नगर में या जो मकान बनाए जाते हैं, जो घर देखने को मिले, उसमें पकी और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों को क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। प्रत्येक मिट्टी की पकी हुई वस्तु को टेराकोटा कहा जाता था उस समय। चलिए आगे देखते हैं। सड़कों की बात कर लेते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये प्रमुख बात है। कैसी बात है? कि सड़कें जो हुआ करती थी वो एक दूसरे को कैसी काटती थी? समकोण पर काटती थी, मतलब इस प्रकार से काटती थी। इस प्रकार से जो सड़कें थी वो इस प्रकार से बनाई गई थी, जो एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काटा करती थी। इस तरीके से यहाँ का नगर नियोजन हमें देखने को मिल जाता है। और हम बात करेंगे यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल पूछी जाने वाला जो आपका पॉइंट है वो है ये वाला। कौन सा है? कि प्रत्येक सड़क के किनारे से पकी ईंटों की नालियां बनी होती थी। पकी ईंटों प्लस पत्थर के भी, पत्थर भी रख दिए जाते थे ऊपर से, छत्ती जैसे आज रख दी जाती है, उसी प्रकार से आपकी ईंटों की क्या बनी होती थी? यहाँ पर तो नालियां बनी होती। तो नालियों का इस सभ्यता में होना इस सभ्यता को सबसे प्रमुख बनाता है। सबसे प्रमुख मतलब कि सबसे ऊपर लेवल पर रखता है, क्योंकि इस सभ्यता के समकालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जितनी भी सभ्यताएं रही उनमें कहीं पर भी हमें नाली के साक्ष्य नहीं मिलते, मतलब कि नाली के यानी पानी निकालने के साक्ष्य हमें कहीं पर नहीं मिलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये बिल्कुल सबसे प्रमुख बिंदु था और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि इस सभ्यता में हर एक शहर को बनाने से पहले, सड़क को बनाने से पहले नालियां बनाई गई थी, जिनमें आपका घरों का पानी और अवशिष्ट पानी जितना भी होता था सारा नालियों के माध्यम से शहर के बाहर निकल जाता था। देखो ये लिखा हुआ है, यह व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता को सभी समकालीन सभ्यताओं में क्या बनाती थी? तो श्रेष्ठ बनाती थी। अब ये रहा पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट रह गए थे, या फिर जो हम देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन रह गया था, वो सारा का सारा हम इसमें देख चुके हैं। एक बात और है अभी जो कि हम पढ़ने वाले लिपि के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी हुआ करती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा लोग बाग कंफ्यूज रहते हैं, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं और पूछा जाता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब कैसी थी? तो इनके द्वारा जो भाव आते थे वो चित्र के माध्यम से लिखे जाते थे, और यह लिपि एकमात्र लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया।
तो ऐसा भी बनता है कि अपठित लिपि जो थी वो आज तक ऐसी कौन सी लिपि रही है जिसको पढ़ा नहीं गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि। ये सारा का सारा विवरण आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक जीवन के ऊपर सारे के सारे बिंदुओं को प्रदर्शित करता है। आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि आपकी रहेगी वैदिक सभ्यता के लिए। यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।